Now section E of GPAT 2026 paper. Again, maximum question of section E from annual lectures or notes में से we will see that it is a question of biopharmaceutics. ये question biopharmaceutics का the central compartment in a two compartment model represent one of the following organs. Central compartment में एक blood आता है और उसके बाद heart है, तो heart is the answer. Directly biopharm में देखो आप compartment modeling में उसके lecture सुनो आप, आपको आंसर मिल जाएगा इसका. ओके, कंपार्टमेंट मॉडलिंग बायोफार्म आता है तुम्हारा, इस सेमेस्टर में है आपको बायोफार्म. ओके, सो कंपार्टमेंट मॉडलिंग का लेक्चर सुनो, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है इन एनआई लर्निंग ऐप, और विजन 1 में भी है अभी अपने बायोफार्मास्यूटिक्स, तो उसमें से आंसर मिल जाएगा हार्ट. ओके, वैसे भी अगर आप कंपार्टमेंट मॉडलिंग पढ़ते हो तो ये बाकी उसमें आता ही नहीं, लिगामेंट, बोन्स एंड टेंडन, तो वैसे भी आप आंसर डायरेक्टली चूज कर सकते हो, हार्ट ही होगा कंपार्टमेंट मॉडलिंग में. ओके, सीडीएससीओ जो इसमध्ये सांगितलं है, सीडीएससीओ हमारा जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है सीडीएससीओ, वो किसके अंदर आता है? तो ऑफकोर्स इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. बाकी तो किसके अंडर सीडीएससीओ? ड्रग्स के बारे में तो होम अफेयर्स में या नीति आयोग ड्रग्स के बारे में तो नहीं रखेगा ना. तो ड्रग्स के बारे में जो है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सो दैट्स व्हाई सीडीएससीओ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये डायरेक्टली रेकॉर्डिंग में अवेलेबल है अबाउट द सीडीएससीओ, हमारा ड्रग कंट्रोल बॉडी. याचे हेडक्वार्टर पण सांगितलेले आहे कुठे कुठे आहे म्हणून. ओके, हे सगळं आपल्या लेक्चर मध्ये आहे. Then hemolytic anemia and methemoglobinemia are common side effect of hemolytic anemia and methemoglobinemia. So hemolytic anemia is a very common side effect in जो नीचे नाम दिए उसमें से सल्फोनामाइड्स का है, सल्फोनामाइड. और सल्फोनामाइड टाइप ड्रग कौन सा है इसमें से? डैप्सोन. कौन से टॉपिक में पढ़ा है? कशात वाचता डैप्सोन? Which topic? डॅप्सोन इज अँटीलेप्रेटिक ड्रग. लेप्रोटिक ड्रग. करेक्ट, अँटीलेप्रोटिक ड्रग आहे, त्यामध्येच लिहून दिलंय. एकच ड्रग सांगितलंय लेप्रोसी मध्ये, फक्त एकच ड्रग वाचायचा सांगितलंय तुम्हाला, दैट इज डैप्सोन मेनली. बिकॉज रिफाम्पिसिन तो हम लोग टीबी में पढ़ लेते, इथियोनामाइड पण आपण टीबी मध्ये वाचतो, आणि इवन क्लोफेजेमाइन जो डाय है, इम्यूनोफिनाजिन डाय, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है. सो जो पॉइंट मैं बोलता हूँ कि ये यही थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, तो वो पढ़ो. डैप्सोन इज द ओनली ड्रग हम लोग लेप्रोसी में से पढ़ते हैं, एंड इट कॉजेस हिमोलाइटिक एनीमिया, मिथेमोग्लोबिनेमिया. सो सी इज द करेक्ट आंसर. हे पण तुम्हाला डायरेक्टली आपल्या नोट्स मधनं मिळेल. ओके, देन कॉम्प्लिकेशन असोसिएटेड विथ द यूज ऑफ क्लोझापिन. ओके, बघा किती सिलेक्टिव्ह आहे क्लोझापिन. ड्रग वाचा, आपल्या नोट्स मध्ये जाऊन बघा. एंटीसाइकोटिक टॉपिक में बघा, इट्स अटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लोझापिन. ओके, ये अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है और एक ही साइड इफेक्ट लिख के दिया है, जाओ आप एक बार चेक करके देखो. ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, ये या तो एंटीसाइकोटिक का लेक्चर पढ़ो सुनो, या फिर एंटीसाइकोटिक जो नोट्स है सीएनएस में वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 ऑफ फार्मेकोलॉजी, उसमें पढ़ो क्लोज़ापिन नाम का ड्रग, एंटीसाइकोटिक में है, अटिपिकल में. एक ही साइड इफेक्ट लिख के दिया है, खाली एक, ओनली ब्लड टॉक्सिसिटी. सी दैट, ब्लड डिस्क्रिजियासिस मतलब ब्लड टॉक्सिसिटी. सो ब्लड टॉक्सिसिटी द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोझापिन. एकच साइड इफेक्ट लिहून दिलाय फक्त मी, एक या ड्रगचा सिंगल साइड इफेक्ट क्लोझापिनचा, ब्लड टॉक्सिसिटी. ओके, patient on long term NSAID therapy develops edema and raised blood pressure. ओके, अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इंक्रीज अल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, डायरेक्ट सोडियम चैनल ब्लॉकेट. इन चारों में से NSAID का मोड ऑफ एक्शन कौन सा है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAID? NSAID नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक काय करतात? व्हाट इज मोड मेकॅनिझम ऑफ एक्शन? थर्ड ईयर इनिबिट्स प्रोस्टाग्लॅंडिन सिंथेसिस. कॉक्स इनिबिटर आहे ना ते, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर है, म्हणजे कॉक्स इनिबिटर है. तो एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और NSAID का कोई लेना देना नहीं है. अल्डोस्टेरोन सिक्रेशन और NSAID का कोई लेना देना नहीं है. सोडियम चैनल ब्लॉकेड और NSAID एनाल्जेसिक का कोई लेना देना नहीं है. सो NSAID ब्लॉक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंजाइम, मतलब कॉक्स एंजाइम, तो हो गया आंसर. ये तो डायरेक्टली नोट्स में मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAID. मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAID इज कॉक्स इनिबिटर, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर. डायरेक्टली आंसर है नोट्स में से, लेक्चर में से. ओके, इतना इजी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए. देखो -1 मिला है मार्क्स. हाउ इट इज पॉसिबल? NSAID का कॉमन मोड ऑफ एक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर. ओके, तो यही आंसर लिखना चाहिए था, स्टिल गॉट अ -1. Then lesion affecting myelin in the peripheral nerves would primarily reduce a nerve conduction by impairing. अब ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ, ये नहीं होगा अपने नोट्स में, और ये अपने नोट्स में से नहीं है ये क्वेश्चन. ओके, आणि हे कदाचित मतलब पूरा पढ़ के भी होगा कि यहाँ तक, ये भी नहीं पता. अगर आप पढ़ते भी होगे कहीं से तो भी यहाँ तक पहुंचोगे की नाही, आई डोंट नो. ओके, म्हणजे तुम्ही वाचल्यावर याचा आन्सर येईल की नाही माहित नाही मला. ओके, दॅट्स वाय हा मी क्लेम करत नाही हा क्वेश्चन. नेक्स्ट, केमिकल पेनिट्रेशन एनहान्सर.
युज्ड इन ट्रान्सडर्मल फॉर्म डीएमएसओ. डीएमएसओचं नाव बरेचदा घेतलं असेल सरांनी, लेक्चर मध्ये आहे डीएमएसओ. ओके, सेमी सॉलिड मध्ये किंवा क्रीम्स में किंवा और भी जो फॉर्मुलेशन है, डीएमएसओ जो है वो पेनिट्रेशन एनहांसर करके यूज किया जाता है डीएमएसओ. ओके, डायमिथिल सल्फॉक्साइड हे आहे आपल्या लेक्चर मध्ये डीएमएसओचं नाव. सो दिस इज फ्रॉम अवर नोट्स. हॅलोपेरिडॉल इज अटिपिकल अँटीसायकोटिक. ऍक्ट बाय काय मोड ऑफ ऍक्शन आहे हॅलोपेरिडॉलची? ओके, टिपिकल अँटीसायकोटिक काय करतात? व्हॉट इज द मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ अँटीसायकोटिक ड्रग्स? सीएनएस मधला क्वेश्चन आहे. अगेन मोड ऑफ ऍक्शन वर क्वेश्चन आहे, म्हणजे क्लासिफिकेशन वर क्वेश्चन आहे. एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करते हैं? दे ब्लॉक व्हिच रिसेप्टर? डोपामिन रिसेप्टर. ओके, क्योंकि साइकोसिस डोपामिन बढ़ने की वजह से होता है ना, तो दे ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर टिपिकल वाले. और अटिपिकल वाले, अटिपिकल कौन से ब्लॉक करते हैं? रिसेप्टर सेरोटोनिन वाले. तो हेलोपेरिडॉल ये अटिपिकल है, ब्यूटारोफिनोन कैटेगरी में आता है. इट ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सरळ सरळ. ओके, नोट्स मधनं लेक्चर मधलं. क्रीमिंग इन अ इमल्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय. क्रीमिंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, क्रीमिंग, कोलेशंस, ये जो है फ्लोकुलेशंस, ये सारे इमल्शन से रिलेटेड जो है ये सारे फिनोमिनॉन बायोफिजिक्स सिस्टम अपने लेक्चर सुनो. ओके, क्रीमिंग, फ्लोकुलेशन, नॉन फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग, कोलेशंस, ये सब उसमें डिस्क्राइब किया है. कौन सा रिवर्सिबल होता है, कौन सा इरिवर्सिबल होता है, कौन सा शेकिंग से चेंज हो जाता है, कौन सा शेकिंग से नहीं होता है चेंज, ये सब दिया है उसमें. सो क्रीमिंग इज अ रिवर्सिबल फेज सेपरेशन. इसका भी आंसर लेक्चर में मिल जाएगा सर की. Then ability of the long bones to withstand bending stress is mainly due to the arrangement of. ये नहीं, शायद ये नहीं मिलेगा. We don't claim this. ये हम लोग क्लेम नहीं करते कि ये हमारे इसमें से होगा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी. आणि मी जसं म्हणतो की एपीएची तुम्ही 12च्या बेसवरच सॉल्व्ह करायचं. एपीएची ये क्वेश्चन अपने नोट्स में नहीं है. Which of the following enzyme immobilization method is carrier free? Okay, carrier free. कैरियर मतलब जिसके ऊपर आप आपके एंजाइम को ज्वाइन करते हो, अटैच करते हो. ओके, सो क्रॉस लिंकिंग में अटैच नहीं करते हम लोग, एंट्रैप करते हैं. बाकी सब में हम लोग कैरियर कोवेलेंट सपोर्ट चाहिए, मतलब कैरियर है, एड्सॉर्प्शन है. ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन का क्वेश्चन है. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री. बट अगेन ये इमोबिलाइजेशन जो लेक्चर्स है अभी बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें शायद ये होगा बोथे सर के लेक्चर में. ओके, बट अगेन आई डोंट क्लेम, ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि ये मेरे टीचिंग में से होगा. ओके, then estrogen containing oral contraceptive increases the risk of venous thromboembolism. ठीक है, estrogen increases hepatic synthesis of plasminogen. okay, अब estrogen containing oral contraceptive increases the risk of venous thromboembolism. okay, estrogen increases hepatic synthesis of plasminogen. हे estrogen बद्दल हमने पढ़ा है, estrogen के बारे में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज करते, ये भी हमने पढ़ा है. बट डायरेक्टली एज इट इज तो नोट्स में से नहीं मिलेगा या नहीं लिखा होगा. ओके, दैट्स व्हाई आई डोंट क्लेम कि हाँ मी शिकवल्यामधला आहे. ऑफकोर्स आई टॉट यू अबाउट द एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के बारे में मैंने पढ़ा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होता है ये भी लिया है. बट एग्जैक्टली ऐसे लाइंस या ऐसे वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए. दैट्स व्हाई आई डोंट क्लेम कि ये जो है ये एना में से है या नोट्स में से है. ठीक है, ultrafiltration is preferred over precipitation or concentration of the recombinant proteins because okay, ultrafiltration is prefer किया जाता है over precipitation of concentration recombinant protein because avoid chemical additives. Again we don't claim कि ये directly एना में से है. इसका आंसर डी दिया है, बट मी क्लेम नहीं करत कहा आपल्या मधला आहे. ओके, which of the following option best describe HLB वैल्यू? हाँ तो सिंपल है, HLB सोल्युबलाइजिंग एजेंट का HLB वैल्यू. अगेन हमारे जो चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, किंवा आपला जो टॉपिक आहे सरफेस टेन्शन, त्यामध्ये या सगळ्या व्हॅल्यूज आहे. 16 to 18 इज अ व्हॅल्यू ऑफ सोल्युबलाइजिंग एजेंट. ओके, देन पेशेंट विथ हाइपोअल्ब्यूमिनिया, मतलब जिसके बॉडी में अल्ब्यूमिन कम है. हाइपोअल्ब्यूमिनिया मतलब प्रोटीन्स कम है. एक्सपीरियंस द इंक्रीज इफेक्ट ऑफ हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग. सो जिनके बॉडी में अल्ब्यूमिन कम होता है उनके बॉडी में प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट होती है, कम होती है प्रोटीन बाइंडिंग. तो फिर पूछा है कि क्या है इसमें से नीचे वाला. सो अगर प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा तो फ्री ड्रग ज्यादा अवेलेबल होगा. ओके, जब ड्रग प्रोटीन को बाउंड होता है तो फ्री ड्रग का व्हेन वी से कि आवर ड्रग इज 95% प्रोटीन बाइंडिंग. ओके, जेव्हा आपण म्हणतो की आवर ड्रग इज 95% प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब 5% ड्रग इज फ्री, 95% ड्रग इज बाउंड टू प्रोटीन. बट अगर किसी के बॉडी में ड्रग को बाइंड होने वाले प्रोटीन जैसे अल्ब्यूमिन है या ग्लोबुलिन है, ये कम हो गए, मतलब हाइपोअल्ब्यूमिन है किसी को, ओके, तो ड्रग का इफेक्ट ज्यादा मिलेगा. क्यों ज्यादा मिलेगा? बिकॉज प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाता है. प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाता है तो फिर क्या होगा? फ्री ड्रग ज्यादा रहेगा. दैट्स अ मोर फ्री ड्रग अवेलेबल इन इट्स फ्री फॉर्म. ओके, ज्यादा ड्रग प्रेजेंट होगा, मोर ड्रग इज प्रेजेंट इन इट्स फ्री एक्टिव फॉर्म.
प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाएगा ना, प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा तो फ्री फॉर्म ड्रग ज्यादा रहेगा, दिस इज द आंसर। इट्स सिंपल काइनेटिक बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये आपको नोट्स में से मिल जाएगा आंसर इसका। Impulses exchange potential passes from one neuron to another at a microscopic gap called synapse, where they trigger the release of chemical signal molecule called that. यासाठी काही तुम्हाला anatomy physiology वाचायची गरज नाही, इट्स वेरी सिंपल। सिनैप्स मतलब कोलिनर्जिक न्यूरॉन एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं और फिर सिग्नल कौन ट्रांसमिट करेगा वहां पे, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एसीएच, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं ना हम लोग। जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है सिनैप्स थ्रू, मतलब जॉइंट्स थ्रू, उसके लिए क्या होता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर है वो सारे। प्रोस्टाग्लैंडिन थोड़ी है, हार्मोन्स थोड़ी है, ल्यूकोट्राइन्स थोड़ी है, दे आर सिंपली न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये तो नॉर्मल, मतलब इट्स सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए कोई मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नाही। ओके, तुम्ही एपीएची नसतं वाचलं म्हणजे आता बी फॉर्म मध्ये म्हणतो मी, तरी तुम्ही याचं ऍक्शन लिहू शकता आरामात 12 च्या बेसवर, की न्यूरोट्रांसमीटर जो है वही न्यूरॉन से न्यूरॉन को मैसेज पास करता है। ओके, दैट्स व्हाई न्यूरोट्रांसमीटर। किंवा एसीएच मध्ये तर किती वेळा आपण नाव घेतो, एड्रेनालिन एसीएच में न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, नाम ही है ना न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन टॉपिक के लेक्चर तो है अपने नोट्स में, ये सारे नाम भी है उसमें, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, बट इक्विलिब्रियम कोई फ्लैश कहते हैं कि ये डायरेक्टली लिखा होगा क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता शायद, तो मैं क्लेम नहीं करता हूँ इसको। ओके, लिटोड्रिन आइसोसुप्रिन, ये देखो ये बहुत बढ़िया है, मतलब बीटा 2 अगोनिस्ट है सगळे, और बाकी बीटा 2 मैंने मतलब आप चाहे तो क्लासिफिकेशन का बुक देख लो अपना, ओनली दिस 2 आइसोसुप्रिन एंड लिटोड्रिन ये मैंने अलग लिख के दिए, बाकी सारे साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटैलिन, मेटाप्रोटेनॉल, फॉर्मेटरॉल, बाम्बुटेरॉल, अल्ब्यूटेरॉल, ये सारे एक तरफ है, और ये 2 खाली अलग लिख के दिए। आणि मी रिझन पण सांगितलं होतं की बाकी जे आहे सगळे बीटा 2 अगोनिस्ट ते काय करतात, दे आर ब्रॉन्कोडायलेटर, ओनली दिस 2 दे ऍक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, ओनली दिस 2 बीटा 2 अगोनिस्ट आइसोसुप्रिन एंड ये कहां पे एक्ट होते हैं, ओनली दिस 2 एक्ट ऑन एनीबडी, हे फक्त 2, बाकी जो बीटा 2 अगोनिस्ट है वो सारे ब्रोंकाई के ऊपर एक्ट होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, whereas लिटोड्रिन एंड आइसोसुप्रिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ युटेरस, आणि म्हणून त्याला आपण युटेराइन रिलॅक्संट म्हणतो। टोकोलायटिक्स हे नाव पण मी लिहून दिलं आहे नोट्स मध्ये बघा, टोकोलायटिक्स लेक्चर के वक्त भी पढ़ाया था। रिटोड्रिन आइसोसुप्रिन आर टोकोलाइटिक एजेंट, मतलब दे कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस, सो दे आर सिम्पैथोमिमेटिक, दीज आर बीटा 2 अगोनिस्ट, ये बीटा 2 अगोनिस्ट है, ये दोनों के दोनों ड्रग, आणि हे दोनच मी वेगळे लिहून दिले आहे, बाकी सगळे एका सोबत लिहिले आपण। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा 2 अगोनिस्ट, एक जो ब्रोंकाई के ऊपर एक्ट होते हैं वो, और दूसरे जो यूटेरस के ऊपर एक्ट होते हैं। सो दीज आर द ओनली 2 ड्रग एक्ट ऑन द यूटेरस। ये भी बोला था कि ये 2 अलग है, इसके नाम ध्यान में रखना, सिम्पैथोमिमेटिक है ये दोनों। Then the hormone that works with estrogen to prepare endometrium for the implantation of fertilized egg, एस्ट्रोजन के साथ और कौन सा दूसरा हार्मोन है जो इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब ऐसा अगर डायरेक्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं इसका आंसर आप लॉजिकली लिख सकते हो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स घेतले आपण, बरोबर लिया है ना हमने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन लिया है ना एंडोक्राइन में। Yes, sir. आता ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मध्ये आपण 3 टाईपचे घेतलेले आहे, मी सांगतो कुठून आन्सर कसं येईल, डायरेक्ट माहित असेल तर ठीक आहे, नाही माहित असेल तर 3 टाइपचे घेतलेले आहे। फर्स्ट इज, पहला लिया है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दूसरा लिया है मिनी पिल्स, और तीसरा लिया है इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कैन यू टेल मी व्हाट आर द कंटेंट ऑफ इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एनीबडी, कुठले ड्रग वापरतो आपण त्यामध्ये इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मध्ये? वी यूज माइफेप्रिस्टोन, हम लोग माइफेप्रिस्टोन यूज करते हैं, और माइफेप्रिस्टोन क्या है, Prostaglandin. माइफेप्रिस्टोन नाही, मायसोप्रोस्टॉल म्हणता तुम्ही, मायसोप्रोस्टॉल बरोबर, मायसोप्रोस्टॉल पण वापरतो आपण, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, आणि दुसरा आहे माइफेप्रिस्टोन, MIFE, माइफेप्रिस्टोन, इट इज प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आहे तो। ओके, इमर्जन्सी कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मध्ये आपण 2 कॉम्बिनेशन वापरतो, मायसोप्रोस्टॉल प्लस माइफेप्रिस्टोन। माइफेप्रिस्टोन इज प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्या करते हैं वो, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं ओवम का, मतलब एग का, इनटू द यूटेरस। ओके, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते कौन, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
इसीलिए तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट यूज करते हैं टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। हो गया आंसर कि इम्प्लांटेशन के लिए ईस्ट्रोजन के साथ और कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन करता है फर्टिलाइज एग का, इसीलिए तो हम लोग एंटी प्रोजेस्टेरॉन यूज करते हैं इन इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, जो कि इम्प्लांटेशन को इनिबिट कर देता है। सो वहां से डायरेक्टली आपको ये आंसर मिल जाएगा इसका। सो प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन along with the estrogen which is responsible for implantation of fertilized egg. Okay, luteinizing hormone responsible for ovulation, follicle stimulating hormone भी नहीं है उसका आंसर FSH। ओके, और gonadotropin भी नहीं है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ये भी नोट से मिल जाएगा। Which of the following drug used to prevent cyclophosphamide induced hemorrhage? किती वेळा सांगितलं आहे आतापर्यंत, कितीदा, मतलब 5-6 बार बोला है जब भी एंटी कैंसर पढ़ा है कि अल्कलाइटिंग एजेंट में से खाली एक ही ड्रग अच्छे से पढ़ना है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ओके, और उसमें भी 2-3 पॉइंट, उसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट, क्या नाम था इसका, टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, जो कि हिमोरेजिक साइस्टेटिस कॉज करतो, एक्रोलीन। नाम सुना है ना, एक्रोलीन, एक्रोलीन। और एक्रोलीन के लिए जो अँटीडॉट है इट इज मेस्ना। ओके, हे घेतलेलं आहे, 2-3दा सांगितलेलं आहे, तेव्हा आपण सांगितलं की अल्कलाइटिंग एजेंट एंटी कैंसर में खाली मेस्ना और साइक्लोफॉस्फेमाइड, इसको ध्यान में रखना। साइक्लोफॉस्फेमाइड इज कॉजेस हिमोरेजिक साइस्टेटिस, स्पेशल साइड इफेक्ट है जो कि एक्रोलीन की वजह से होता है, विच इज द टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेस्ना। डायरेक्टली नोट्स में से, लेक्चर में से क्वेश्चन है एज इट इज। एंडोक्राइन सेल in the intestinal mucosa, endocrine cells in the intestinal mucosa. Okay, so that is secretin and cholecystokinin. So I don't think कि ये directly notes में से होगा। Okay, intestinal mucosa मुझे, तो इसको मैं claim नहीं करता हूँ। डायरेटिक एक्शन ऑफ ट्राइमेटरिन कौन सी क्लास में आता है, ट्राइमेटरिन, in which class ट्राइमेटरिन comes, which type of diuretic it is, कौन सा डायरेटिक, हाँ साइट 4, करेक्ट, साइट 4 बराबर, साइट 4 है ये। इट्स अ साइट 4 डायरेटिक, ट्राइमेटरिन, अमिलोराइड एंड स्पाइरोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन इज अ स्टेरॉइडल एंटागोनिस्ट, मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, बट ट्राइमेटरिन, अमिलोराइड ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक सोडियम वाटर रिएब्सॉर्प्शन, मोड ऑफ एक्शन त्याचे। ट्राइमेटरिन हाउ इट एक्ट एज अ डायरेटिक, इट ब्लॉक सोडियम वाटर रिएब्सॉर्प्शन। पोटेशियम के ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई हाइपरकैलेमिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ साइट 4 पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। तो बस हो गया आंसर कि डायरेटिक एक्शन ऑफ ट्राइमेटरिन एट डायस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट इज बेस्ड ऑन द इनिबिशन ऑफ, क्या इनिबिट करता है ये, सोडियम वाटर रिएब्सॉर्प्शन। देख लो इधर सोडियम किधर है, नीचे ये इधर है, सोडियम आयन चैनल्स। ओके, सो इट ब्लॉक सोडियम वाटर रिएब्सॉर्प्शन, ये सोडियम वाटर का रिएब्सॉर्प्शन बंद करता है, बट इधर ऐसा कुछ दिया नहीं है रिएब्सॉर्प्शन, बट हमें ये पता है कि सोडियम का बंद करता है, पोटेशियम का बंद नहीं करता है, बिकॉज पोटेशियम बंद नहीं करता है, इसलिए तो हाइपरकैलेमिया होता है ना इससे। हाइपरकैलेमिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ट्राइमेटरिन, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है ना ये, तो पोटेशियम के ऊपर नहीं, इट इनिबिट सोडियम वाटर रिएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम चैनल्स। 22 नंबर का क्वेश्चन। Refractory periods of action potential ensures unidirectional propagation along with the nerve fiber, mainly because of, okay, रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब जो ब्लैंक टाइम होता है दोनों के बीच में, एक्शन पोटेंशियल के बीच में, एंश्योर यूनिडायरेक्शनल प्रोपगेशन अलोंग द नर्व फाइबर मेनली बिकॉज ऑफ, ओके, ये किस वजह से होता है, किसके वजह से होता है, ओके। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड तभी होता है जब सोडियम या पोटेशियम बाहर ना जा पाए या सोडियम अंदर ना आ पाए, ओके, इन दोनों में से होता है। दैट्स व्हाई सी और डी तो आंसर नहीं है। Neuronal membrane becomes competitively impermeable to ions. सोडियम पोटेशियम पंप रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये नहीं। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब जिसमें जिस टाइम के वक्त आपका आयंस अंदर नहीं आता है, neither sodium enter nor potassium out, that is called as refractory period. Okay, so refractory period, अब इसने आंसर दिया है वैसे ए, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स रिमेन इनएक्टिव स्टेट, वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, दैट्स व्हाई सोडियम अंदर नहीं आता है और इसलिए इंपल्स जनरेशन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। बिकॉज जैसे ही रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म होगा, आपने एक्शन पोटेंशियल आपने हार्ट में देखा है, जैसे रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म होता है कौन सा फेज शुरू होता है, विच फेज, पहला फेज कौन सा एक्शन पोटेंशियल का जो शुरू होता है फर्स्ट, 4 0 1 2 3, उसमें से पहला फेज होता है 4 पासून चालू होतं ना ते,
फेज 4, मग फेज 0, मग फेज 1, मग फेज 2, मग फेज 3. ओके, तो फेज 4 में कौन से चैनल्स ओपन हो जाते हैं? तो सोडियम चैनल. तो सोडियम चैनल बंद रहते हैं, इसलिए रिफ्रैक्टरी पीरियड चलता रहता है. जैसे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड बंद हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ दी सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिव स्टेट में है, इसीलिए रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो चलता रहेगा. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर रीनल क्लियरेंस, ये अपने बायोफॉर्म में है. सरल रीनल क्लियरेंस इज एक्सक्रीशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ओके, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस, ये सीधा सीधा बायोफार्मास्युटिक्स में है फॉर्मूला एज इट इज. इसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लेम में लिए आहे सर ने, आहे आपल्या याच्यात बघा एक्सप्रेशन मध्ये बायोफॉर्म मध्ये. राइजिंग फिल्म इवापोरेटर, लिक्विड मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू. अब ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि एज इट इज अपने नोट्स में होगा कि नहीं. सो आउट ऑफ द 25 क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेक्शन ई, तो कुछ 6-7 क्वेश्चन है जो मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि ये अपने नोट्स में से आंसर मिलेगा इसमें से डायरेक्टली, बट बाकी ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नोट्स में से मिल जाएंगे डायरेक्टली एज इट इज. ओके, तो ये नोट्स में है, ये नोट्स में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. ओके, ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ. तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं क्लेम नहीं करूंगा. ओके, देन दिस इज सेकंड क्वेश्चन जो मैं क्लेम नहीं करूंगा, सेकंड. ओके, ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ. थर्ड क्वेश्चन ये नोट्स में, इवन ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ. आई टॉट यू एस्ट्रोजन, बट डायरेक्टली एज इट इज नहीं है, तो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. ओके, ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, देन ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ. सिक्स क्वेश्चन, ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ. चलो सेवन क्वेश्चन, और ये भी नहीं, मतलब 8 क्वेश्चन. तो ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन ई में से है. ओके, डायरेक्टली. सो द पॉइंट इज, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है तो डायरेक्टली एज इट इज आइदर फ्रॉम द लेक्चर्स, आइदर रिकॉर्डिंग हो या लाइव हो, या फिर जो है नोट्स में से है. दैट्स व्हाई चांगले आहे नाही, अच्छे से पढ़ो एना नोट्स को, और सगळे लेक्चर तुम्ही ऐकला, रेकॉर्डिंग पण ऐका आणि लाईव्ह पण ऐका. मॅक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात. ओके, दॅट्स वाय जे आपण शिकतोय ते राईट ट्रॅकवर आहे असं समजा. ओके, वेगळं काहीही वाचायची गरज नाही. सो बी विथ अस, आपल्यासोबत थांबा. ओके.